नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम सभी हिंदी के मेजर पेपर 5 का जो है यूनिट 4 का जितना भी आपका कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की जितनी भी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग मेजर पेपर 5 के यूनिट 4 का जो है जो भी कविता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में जो है मैंने आप सभी को यूनिट 4 का ही, जिसमें हमें 2 कवियों के बारे में पढ़ना है। पहले थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, तो उनकी जितनी भी कविताएं थी वो सारी कविताएं जो है मैंने पढ़ा दी हैं। वो सारे जो है प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में है, एक ही वीडियो में जो हम लोग पूरे को ख़त्म करने वाले हैं जितनी भी कविताएं हैं इनकी अज्ञेय जी की। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को जानना है अज्ञेय जी के कवि परिचय के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था और 1987 ईस्वी में जो है इनका निधन हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय का नाम सर्वोपरि माना जाता है। तार सप्तक के संपादक के रूप में प्रख्यात कवि अज्ञेय को नई काव्य धारा का पुरोधा माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि में जो है अज्ञेय का नाम सबसे पहले आता है और तार सप्तक का जो है इन्हें संपादक माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में इस धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रयोगवाद नाम के एक नए मतवाद कि प्रवर्तन का दायित्व क्योंकि अनचाहे और अकारण ही हमारे माथे पर मढ़ दिया गया है, इसीलिए हमारा इन प्रश्नों के उत्तर में कुछ कहना आवश्यक है। प्रयोग नाम का कोई वाद नहीं है। ये क्या कहते हैं कि प्रयोग नाम का जो है कोई भी वाद नहीं होता है। अब इनकी कुछ प्रकाशित कृतियां हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ काव्य संग्रह हैं इनके। जो पहला है इनका भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरा, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सारी जो है इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इनके कुछ उपन्यास हैं। उपन्यास में सबसे पहला है कि शेखर एक जीवना, नदी के द्वीप जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना है। आगे जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊँगी। और अगला उपन्यास है इनका अपने अपने अजनवा। इसके बाद कुछ कहानी संग्रह है। तो कहानी संग्रह में पहला है विपथ का, कोठरी की बात, परंपरा, शरणाथा, जयदोल और यात्रा वृत्तांत में 2 यात्रा वृत्तांत है। और यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछला, ये 2 जो है इनका यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद बात करते हैं तो सबसे पहली कविता है इनकी कलगी बाजरे की, जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इसमें कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए पुराने उपमानों की निरर्थकता बताते हुए नवीन उपमानों को अपनाने की सार्थकता व्यक्त करता हुआ कहता है, हे प्रिया, हरी घास पृथ्वी पर फैली और उसके समीप ही उगी बाजरे की बाल पर लगी हुई जो मुर्गे की कलगी जैसी सुंदर दिखती है। अब यहाँ पे कवि क्या लिख रहे हैं, ये अपने प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए और उसमें जितने भी पुराने उपमान हैं उनकी निरर्थकता को बताते हुए नवीन उपमानों को अपनाने की सार्थकता वो व्यक्त करते हैं। उसके बाद लिखते हैं, मैं तुम्हारे सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए सुंदर हरी घास और बाजरे की कलगी का उपमान के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। अब ये लिखते हैं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने के लिए जो हरी घास है इसका और बाजरे की कलगी का उपमान के रूप में मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद लिखते हैं, मैं तुम्हारी समानता बताने के लिए लाल रंग वाली संध्या के आकाश में चमकती तारिका को उपमान के रूप में प्रयुक्त नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हें शरद काल की सुंदर प्रभात बेला में ओस से नहाए हुए खिली हुई चंपा की कली ही कहता हूँ। मैं तुम्हें चंपा की कली भी नहीं कहता और मैं तुम्हें लाल रंग वाली संध्या के आकाश में जो चमकती हुई तारिका होती है उसके उपमान के रूप में मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ। तुम मेरी इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अब मेरा हृदय प्रेम की गहराई की अनुभूति नहीं करता। अब इसमें भावों की गहनता कम हो गई है अथवा इसका प्यार अब निर्मल नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये मत समझ लो कि
मैं तुम्हें अब प्रेम नहीं करता, या फिर मेरे अंदर भावों की गहनता जो है वो कम हो गई है, या फिर अब मेरा प्यार निर्मल नहीं रहा है। इसके बाद कवि लिखते हैं, अपितु ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जिन परंपरागत उपमानों से मैं तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा किया करता था, वे उपमान अब मैले हो गए हैं। अब वे उतने सुंदर नहीं लगते कि उनसे तुम्हारी सुंदरता की समानता की जा सके। अब आगे कवि लिखते हैं कि अब वो जो उपमान है इतने सुंदर अब नहीं है कि उससे तुम्हारी सुंदरता की समानता को बताया जा सके। पहले इन प्रतीकों में सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने की देवता जैसी पूज्य क्षमता थी, पर अब इनकी यह भावना जो है समाप्त हो गई है। प्रायः संसार में भी देखने में यही आता है कि वही बर्तन जो मांजने से चमक जाता है, निखर उठता है, अगर अधिक मांज दिया जाए तो उसकी चमक गायब हो जाती है। अधिक रगड़ देने से उसकी चमक में निखार आना तो दूर रहा, उसकी रही सही चमक भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही हाल परंपरागत उपमानों का भी है। स्त्री सौंदर्य के चित्रण के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने वाले ये उपमान आज इतने अधिक घिसे पीटे हो गए हैं कि अब ये उपमेय के सौंदर्य की अभिव्यक्ति करके उसे द्विगुणित करने के स्थान पर उसके वास्तविक सौंदर्य को भी समाप्त कर देते हैं। तो कवि इसमें बताते हैं कि जो पुराने परंपरागत उपमान हैं, उन सभी का हाल ऐसा हो चुका है कि स्त्री के सौंदर्य को द्विगुणित करने के बजाय जो है उसके वास्तविक सौंदर्य को भी क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ये है इनकी कविता कलगी बाजरे की। इसके बाद बात करते हैं अगली कविता की। तो अगली कविता है इनकी कतकी पुनु। तो कतकी पुनु में देखिए कवि जो है इस कविता में प्रकृति के प्रति पूरा जागरूक दिखाई देते हैं। उसके अंतःकरण में प्रकृति के प्रति काफ़ी ललक एवं विह्वलता है, पर प्रकृति के मनोरम दृश्यों का बिंब खींचने वाली कतकी पुनु कविता सामान्य के साथ विशिष्ट भी है। इसमें विवरणात्मक अधिक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कार्तिक की पूर्णिमा का अत्यंत ही सूक्ष्म और आकर्षक चित्रण किया है। कवि जो है कतकी पुनु में इसमें प्रकृति के कार्तिक पूर्णिमा का जो है अत्यंत ही सूक्ष्म और आकर्षक चित्रण किया है। इसमें देखिए क्या क्या लिखते हैं कवि। इस कविता में कवि ने कहा है कि कतकी पुनु की नयन मन उन्मादिनी चांदनी मदमाती हुई छिटक रही है। दूर दूर तक चांदनी का जाल बिछा हुआ है। चतुर्दिक वातावरण में एक तरह का उन्माद फैल रहा है। काश के पौधे पक जाने के कारण सफ़ेद कलगी मौन धारण कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि वे बावले बन गए हैं। ज्वार की बाली पक गई है। अन्न की प्रत्याशा में शस्कों की जोड़ी फलांगने लगी है। नदी पर उन्मादिनी चांदनी पड़ रही है। उसका जल चांदनी से चमकने लगा है। नदी का जो जल है वो कैसा लग रहा है, वो चमकने लगा है चांदनी के जैसे। चारों ओर झीना और महीन कोहरा छा गया है। आकाश से नीम के पत्ते की भांति कोहरा धीरे धीरे झर रहा है। मालती के पुष्प कुछ सफ़ेद और कुछ कालिमा युक्त होकर प्रस्फुटित हो रहे हैं। उसकी गंध से दिशाएं गंधायित हो रही हैं। कवि का मन इस कतकी पुनु में किसी से मिलने के लिए विह्वल हो उठा है। चोर की परछाई की तरह मिलन की चाहत उसके मन में दुबकी हुई है। अब इसमें जो है इस कविता में कतकी पुनु में कवि इसका मन जो है किसी से मिलने का कर रहा है, और जो इच्छा है वो चोर की परछाई की भांति उनके मन में दुबकी हुई है। वह अपनी इस चाहत की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। किसी अज्ञात की बाट जोहते हुए कवि की आंखें चकोर सी बन गई हैं। कतकी पुनु की सुंदरता से प्रभावित होकर कवि को पीड़ा प्रेयसी के अभाव को यहाँ संकेतित करती है। कवि की जो प्रेयसी है ये उसकी राह तकते तकते जो है इनकी आंखें चकोर सी बन गई हैं। चकोर एक चिड़िया होती है, उसकी तरह जो है इनकी आंखें बन गई हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है कवि बात करते हैं। ये था आपका कतकी पुनु, जिसमें कवि ने बताया है, कवि ने प्रकृति का जो चित्रण किया हुआ है, प्रकृति का चित्रण करते करते जो अपनी प्रेयसी के बारे में भी ये बताते। तो ये था कतकी पुनु। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली कविता है इनकी सोन मछली, जिसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो कवि की जो कविता है सोन मछली एक गहरी दार्शनिक और प्रतीकात्मक रचना है, जो जीवन की सुंदरता और संघर्ष और अस्तित्व की जिजीविषा को दर्शाती है। कवि मछली को रूप और जीवन की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कांच के पीछे हाँफती हुई मछली जीवन की नश्वरता और संघर्ष का प्रतीक है। कांच के पीछे जो मछली हाँफती हुई होती है
वो किसका प्रतीक है? जीवन की नश्वरता का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। कवि मछली के रूप को निहारते हैं जो उनकी रूप तृष्णा को तृप्त करता है, लेकिन यह तृष्णा कांच के माध्यम से सीमित है जो एक बाधा और असमर्थता का प्रतीक है। अब वो जो कांच है वो एक बाधा का कार्य करता है। कांच मछली की स्वतंत्रता और जीवन के संघर्षों के बीच का अदृश्य अवरोध है। मछली की जिजीविषा उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष और उसकी जीवित रहने की इच्छा को दर्शाती है। मछली की जो जीवित रहने की इच्छा होती है और उसकी अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष होता है वो उसको क्या करता है? दर्शाता है। आगे बात करते हैं, आगे कवि लिखते हैं इसमें, कविता में कांच का उपयोग जीवन की सीमाओं और अवरोधों को इंगित करता है। अब कविता में जो कांच का उपयोग किया गया है ये जीवन की सीमाओं को और उसके अवरोधों को इंगित करता है। मछली को हाँफने की क्रिया यह दर्शाती है कि यह जीवन की सुंदरता केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें संघर्ष और जिजीविषा का एक गहरा आयाम भी है। कवि जो है इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन की जो सुंदरता है ये केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है, इसमें संघर्ष भी है और जिजीविषा का एक गहरा आयाम भी है। यह कविता ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन केवल देखने और निहारने तक सीमित नहीं है, यह अनुभव करने, संघर्ष करने और जिजीविषा के माध्यम से अपनी सीमाओं को पहचानने का नाम है। कविता जो है ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन केवल निहारने का, देखने तक सीमित नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, संघर्ष करने के लिए है और जिजीविषा के माध्यम से जो है अपनी सीमाओं को पहचानने का है। तो ये है सोन मछली कविता, जिसके बारे में कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। एक मछली से एक आम इंसान के जीवन को बताने का प्रयास करते हैं। अगली कविता है इनकी नदी के द्वीप। तो इसमें जो है अज्ञेय बहुत हद तक व्यक्तिवादी विचारधारा को मानने वाले कवि हैं। अज्ञेय जो है बहुत हद तक अगर बात करें तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा को मानते हैं। उन्होंने अपनी कई एक रचनाओं में व्यक्तिवादी विचारधारा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। नदी के द्वीप उनकी इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली एक श्रेष्ठ रचना है। कविता नदी के द्वीप में अज्ञेय इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है। कवि कहते हैं कि हम सभी क्या हैं? नदी के द्वीप हैं, नदी का धारा नहीं है। नदी अगर समाज है तो हम इस समाज में अपना अलग व्यक्तित्व रखते हैं जो हमारी पहचान है, जैसे कि नदी के बीच में रहकर भी द्वीप की अपनी एक अलग सत्ता है, पहचान है। नदी जो है ये समाज को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि नदी अगर समाज है तो हम उस समाज में अपना एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं, जैसे कि नदी के बीच में एक द्वीप होता है और उस द्वीप का एक अलग पहचान होता है, एक अलग सत्ता होती है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व को समाज द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी सृजनात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी। कवि लिखते हैं कि व्यक्तित्व को जो है समाज के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी जो सृजनात्मक शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार वे जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए व्यक्तित्व की खोज एक अनिवार्य शर्त मानते हैं। इस तरह वह जीवन के अर्थ को ढूंढने के लिए अपने व्यक्तित्व को खोज को एक बहुत ही अनिवार्य शर्त के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे समाज के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे समाज को अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में ही होता है, इसलिए व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित है। वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास होता है, वह एक समाज में ही होता है, इसलिए व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित है, लेकिन उसे उसमें अपने को विलीन नहीं कर लेना है। वे लिखते हैं हम नदी के द्वीप हैं, हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है और रेत बनकर सलील को गंदा बनाना है, अनुपयोगी बनाना है। वे लिखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत का काम है, रेत हो जाना है, और रेत बनकर सलील को गंदा बनाना है, उसको अनुपयोगी बनाना है। समाज की महत्ता इन बात में भी है कि व्यक्ति उसी की गोद में अपना विकास करता है। समाज से जुड़कर ही वह विकास के कई धरातलों को स्पर्श करता है। समाज की महत्ता इस बात में भी है कि व्यक्ति जो है समाज की गोद में ही अपना विकास करता है और समाज से जुड़कर ही वह कई धरातलों को स्पर्श करता है, उसका चहुमुखी विकास होता है। नदी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। नदी इसलिए भी श्रेष्ठ है, माने समाज जो है इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि हमें ये बृहद बड़ा भूखंड से मिलाती है। इसीलिए अज्ञेय लिखते हैं कि नदी तुम बहती चलो, क्योंकि समाज की गति में ही व्यक्ति की गति समाहित है। समाज बढ़ेगा तभी व्यक्ति बढ़ सकता है।
सामाजिक स्वतंत्रता और समता के लिए समाज में होने वाले किसी भी विप्लवकारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, भले ही व्यक्ति अपनी सत्ता समाप्त हो जाए। व्यक्ति की अपनी सत्ता समाप्त हो जाए। यहाँ पे कवि लिखते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता और समता के लिए समाज में होने वाले किसी भी विप्लवकारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही व्यक्ति की अपनी सत्ता ही क्यों न समाप्त हो जाए। क्योंकि परिवर्तन के पश्चात जो समाज पुनः निर्मित होगा वह व्यक्ति की अपनी निजता को एक अलग बदले हुए परिवेश में पुनः निर्मित कर सकेगा और समाज उस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समता उसी समाज में होती है जो स्वतंत्र होता है, जिसका अंग व्यक्ति स्वतंत्र हो और अपने स्वतंत्र के लिए उपभोग के लिए ही सामाजिकता का वर्ण करता हो। कवि क्या लिख रहे हैं कि समता उसी समाज में होती है जो स्वतंत्र होता है, जिसका अंग व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपने स्वतंत्र के उपभोग के लिए ही सामाजिकता का वर्ण करता हो। नदी के द्वीप के माध्यम से कवि ने अपने जीवन और समाज संबंधी विचारधारा को स्पष्ट किया है। कविता की भाषा जहाँ सरल और गतिशील है, वहीं भाव पक्ष भी सबल है। समाज के लिए नदी और व्यक्ति के लिए द्वीप का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कवि ने समाज के लिए नदी का प्रयोग किया है और व्यक्ति के लिए द्वीप का प्रयोग किया है और इसके माध्यम से वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया है। अगली कविता है इनकी साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। तो इस कविता में जो है साम्राज्ञी महाबुद्ध की शरण में जाती है। जिस प्रकार किसी देवालय में पूजन अर्चन के लिए जाने वाले भक्त दीपमालाएं, अक्षत, चंदन एवं धूप लेकर ही जाते हैं, आस्थावादी भक्त ईश्वर की भक्ति, प्रसाद, नैवेद्य एवं फल फूलों से ही करते हैं, लेकिन साम्राज्ञी महाबुद्ध के मंदिर में खाली हाथ जाती है। जिस तरीके से हम किसी देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पूजन अर्चन के लिए जो है हम लोग दीपमाला, अक्षत, चंदन, धूप लेकर ही जाते हैं, लेकिन ये जो साम्राज्ञी है ये महाबुद्ध के शरण में जाती है खाली हाथ। उसके हाथों में अर्चन पूजन की सामग्रियाँ नहीं हैं, ना ही फूल चंदन और ना ही उसके हाथ में नैवेद्य है। फूल तो किसी और के संग्रह हैं, वह महाबुद्ध के योग्य कैसे होंगे? फूल का अस्तित्व ही क्या है? वह तो क्षणभंगुर है। वैसे तो यह सारा संसार ही क्षणभंगुर है। उल्लास तो बिजली की कौंध की तरह होता है। उल्लास क्या होता है? ये बिजली की कौंध की तरह होता है। यहाँ पे कवि लिख रहे हैं, यह जीवन के वायु के हल्के आघात से आहत हो जाने वाले जल के फेनील बुदबुदे की तरह ही है। सनातन मूल्यों की दृष्टि से पूजन अर्चन के लिए नैवेद्य की आवश्यकता होती है, लेकिन साम्राज्ञी स्वयं एक व्यक्ति है, उसका स्वयं एक अस्तित्व है। अतः महाबुद्ध की पूजा के लिए उसे किसी नैवेद्य की क्या आवश्यकता है? साम्राज्ञी व्यक्तित्व के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यह समझती है कि फूल का भी अपना एक अलग अस्तित्व है, जो सदैव महाबुद्ध की करुणा एवं जीवन के विह्वल संगीत एवं संसार के स्वप्नों का जाल बुनता रहता है। अब यहाँ पे जो साम्राज्ञी है ये फूल लेकर महाबुद्ध के शरण में नहीं जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि फूल का भी अपना एक अलग अस्तित्व है, जो सदैव महाबुद्ध की करुणा एवं जीवन के विह्वल संगीत एवं संसार के स्वप्नों का जाल बुनता रहता है। आगे कवि लिखते हैं कि सांसारिक जीव किसी न किसी रूप में ब्रह्म का ही एक अंश है। जो भी सांसारिक में रहने वाला जीव है वो किसी न किसी रूप में ब्रह्म का ही एक अंश है। जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से धागे निकाल कर जान बुनती है और उसी में संग्रह करती है, ठीक इसी तरह महाबुद्ध ब्रह्म है और साम्राज्ञी या फूल जीव जो इन्हीं का अंश है। और यहाँ पे कवि लिख रहे हैं कि जो साम्राज्ञी है या फिर फूल जीव है जो किसका अंश है? यह महाबुद्ध का अंश है। एक महाअंश की आराधना उसका ही अंश कैसे करे? आगे लिखते हैं कि एक महाअंश की आराधना उसका ही अंश कैसे कर सकता है? साम्राज्ञी कहती है कि महाबुद्ध जो भी कली कहीं किसी वृक्ष पर खिली है, जो फूल जहाँ है, जिस डाली पर है, वहीं उसे खुशी है, वह वहीं पुलकित है। वृंत से अलग करके आपको नैवेद्य के रूप में उसे दान कर देना ठीक नहीं लगता। डाली से पुष्प को विलग करके दीवारपित कर देने में तो उसका स्वाभाविक सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अतः वह अक्षत, अनाघात, अस्पष्ट रूप से फूल जहाँ भी खिला है उसे वहीं से महाबुद्ध के चरणों में अर्पित कर देना चाहती है। जो साम्राज्ञी है ये वहीं से, जहाँ पे जिस डाली में फूल लगी हुई है वहीं से महाबुद्ध को जो है दे देना चाहती है, वहीं से महाबुद्ध को वो अर्पित कर देना चाहती है उनके चरणों में। तो ये थी इनकी कविताएं जो पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। लगभग 5 कविताएं थीं और ये पांचों कविताएं जो है मैंने आप लोगों को इसमें
पढ़ा दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी कविताएं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और हम आप लोगों से मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग यूनिट 5 पर चर्चा करेंगे। और यूनिट 5 में जो है हम लोगों को पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं के बारे में। तो हम लोग अगले यूनिट में जो है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, इन सारी कविताओं को समझिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों से मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।